हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, और कुछ इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले इसमें ये है कि जब अगर वाईडीएससी के पूरे apparatus को, पूरे अरेंजमेंट को अगर हम किसी म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में अगर डाल दें तो क्या होगा। और आपको पता है कि अगर हम म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डाल दें तो उसकी फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ पर असर पड़ता है, मान लीजिए अगर पूरा एपरेटस या पूरा अरेंजमेंट अगर एयर में रखा था तो उस समय फ्रिंज विड्थ कितनी थी? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर हमने उठाकर इसको किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में इमर्ज कर दिया। इफ अरेंजमेंट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन फ्रिंज विड्थ डिक्रीज बाय बीटा डैश। मतलब अगर हम पूरे apparatus को अगर हम म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डाल देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई डिक्रीज कर जाएगी। और डिक्रीज करके कितनी हो गई है? मान लीजिए बीटा डैश हो गई है। तो फॉर्मूला होता है बीटा डैश इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय म्यू। मतलब फ्रिंज की जो विड्थ है, फ्रिंज की जो विड्थ है वो म्यू टाइम डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज करेगी मैं आपको बताता हूं। आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व करिए कि जो फ्रिंज की विजिबिलिटी है, सॉरी जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो फ्रिंज की चौड़ाई है प्रोपोर्शनल टू क्या है? लैम्डा है। और आपको पता है कि जब हम एक वेव, जब एक लाइट रेज या वेव जब किसी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। तो अब स्पीड डिक्रीज क्यों करती है? स्पीड डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। आपको पता है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट भी। और आपको पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है उसके वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा लैम्डा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी वेव को, अगर हम किसी भी वेव को मान ली उठा के कहां डाल दें, या किसी लाइट वेव को, कोई लाइट वेव किसी मीडियम में जा रही है। अभी मान लीजिए ये कहां पे? एयर में है। मान लीजिए एयर में, और मान लीजिए लाइट रेस किसी मीडियम में गई, और जब किसी मीडियम में जाएगी मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? म्यू डैश। भाई जाहिर सी बात है अगर मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए जब वो लाइट रेस या लाइट वेव किसी मीडियम में गई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, और चेंज हो जाएगा तो उसका वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और चेंज हो क्या हो गया? लैम्डा डैश हो गया। अगर हम दोनों को सिंपलीफाई करें, दोनों को हम डिवाइड करें तो देखिए क्या मिलेगा? म्यू डैश अपॉन म्यू इज इक्वल टू, तो म्यू डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चला गया है तो आपका ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश हो जाएगा। अब एक बात बताइए, लाइट रेस का एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। भाई तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे म्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, बस समझ आ गई। तो किसी मीडियम में लाइट, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट के वेवलेंथ के रेशियो के भी इक्वल होता है। ये लैम्डा लाइट का वेवलेंथ है एयर में, ये लाइट का वेवलेंथ है मीडियम में। क्योंकि पता है जब एक लाइट रेस किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। भाई स्पीड डिक्रीज करेगी तो उसका वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हम जानते हैं कि लैम्डा इज ग्रेटर देन क्या होगा? लैम्डा डैश होगा। ये बात तो समझ में आती है। तो आप एक बात बताइए कि अगर लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड डिक्रीज कर रही है। और आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और फ्रिंज विड्थ अगर लैम्डा की प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा। और वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगा तो फ्रिंज की विड्थ भी क्या करेगी? डिक्रीज करके लैम्डा डैश हो जाएगी, मतलब बीटा डैश हो जाएगी। तो बीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा? बीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू। अब आप देखिए आपके सामने क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए अब हमने पूरे apparatus को कहां डाल दिया? किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर में डाल दिया। तो जब किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर में डालेंगे तो बताइए उस समय फ्रिंज की विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रिंज की विड्थ का फॉर्मूला होगा बीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश डी अपॉन स्मॉल डी। और लैम्डा डैश बराबर कितना है आप बताइए? लैम्डा डैश बराबर है लैम्डा अपॉन म्यू डैश। म्यू डैश मान लीजिए, म्यू मान लीजिए, आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पे म्यू माना है, म्यू डैश मान लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये म्यू डैश किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे म्यू डैश किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो म्यू डैश इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बहुत बढ़िया। तो लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा? म्यू डैश। बाकी क्या लिखा हुआ है? डी अपॉन स्मॉल डी। अब बताइए लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी बराबर क्या होता है? बीटा। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा? बीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू। तो यहां से निकला है फॉर्मूला बीटा डैश इज इक्वल्स टू बीटा नॉट अपॉन म्यू। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, म्यू बराबर क्या होता है? सी बाई लैम्डा होता है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो म्यू बराबर, भाई सी तो स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो म्यू बराबर क्या हो, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ है लाइट का, एयर में। और जब वो लाइट किसी मीडियम में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया म्यू डैश। वहां पे लाइट की वेवलेंथ कितनी हो गई, लैम्डा डैश। दोनों को डिवाइड करिए तो म्यू डैश बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, क्योंकि एयर में लाइट एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर मीडियम का हमने यहाँ पे 1 ले लिया है भाई। अपॉन अगर आप म्यू करेंगे, हम इसकी जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया है ना, तो बस इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ से देखिए आपको लैम्डा डैश बराबर क्या मिल जाएगा, लैम्डा डैश बराबर मिलेगा लैम्डा अपॉन म्यू डैश मिल जाएगा। वो ये क्लियर है। अब जब आप पूरे ऑपरेटर्स को किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली मीडियम में डालोगे तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो गया। मान लीजिए फ्रिंज विड्थ चेंज हो गया, कितना हो गया, बीटा डैश। तो बीटा डैश बराबर लैम्डा डैश डी अपॉन स्मॉल डी। भाई डी तो उतना ही रहेगा ना, स्मॉल डी उतना ही रहेगा, बस वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। और लैम्डा डैश की जगह हम क्या करेंगे, लैम्डा अपॉन म्यू डैश। तो हमने कर दिया लैम्डा अपॉन म्यू डैश डी अपॉन डी। लैम्डा डी अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी बराबर बीटा नॉट। तो हम इसकी जगह रख देंगे बीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू डैश, ये आपको हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, बताइए है कि नहीं। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा, जब किसी पूरे ऑपरेटर्स को, जब YDSC के पूरे ऑपरेटर्स को हम उठाकर किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाल देते हैं तो उस केस में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। फ्रिंज की चौड़ाई डिक्रीज कर जाएगी। फ्रिंज की चौड़ाई डिक्रीज करेगी मतलब फ्रिंज की एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज करेगा। भाई आपको पता है कि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है वो लीनियर फ्रिंज विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर लीनियर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज करेगी। बोलो ठीक है। तो याद रखिएगा, जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करती है फॉर्मूला जाता है बीटा डैश बराबर बीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू डैश। यहाँ पे म्यू डैश क्या है, जिस वाटर में पूरे ऑपरेटर्स को डाला जा रहा है, पूरे अरेंजमेंट को डाला जा रहा है, उस लिक्विड का या उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ना, लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। आप एक चीज याद रखिएगा, जो किसी भी लाइट के वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर स्लिट की विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। स्लिट की विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप ये जानते हैं कि जो किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब आप इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जब आप मिलाएंगे तो जब मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा, I is proportional to omega is proportional to a square। यहाँ पे इस स्मॉल w को बोला जाता है width of slit। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, width of slit और अपार्चर, अपार्चर का width है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। स्लिट के विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वही किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आप इसको करेंगे तो I1 अपॉन I2 बराबर W1 अपॉन W2 बराबर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, विड्थ ऑफ द स्लिट, स्लिट के विड्थ पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से नोट करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, बने रहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर मान लीजिए YDSC के एक्सपेरिमेंट में अगर दो स्लिट में से किसी एक स्लिट के सामने T थिकनेस का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ग्लास स्लैब या कोई शीट जिसकी थिकनेस T हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, अगर हम रख दें तो बताइए सेंट्रल फ्रिंज की शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, मतलब सेंट्रल फ्रिंज या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना शिफ्ट करेगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी ग्लास स्लैब को या किसी शीट को जिसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, हम इसको इस स्लिट S1 के सामने रख दें, तब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट कर जाती है ऊपर की तरफ। कितनी शिफ्ट करती है, x डिस्टेंस शिफ्ट कर जाती है। अगर इसी स्लैब को हम नीचे रख दें, इसी स्लैब को हम कहां रख दें, नीचे वाली स्लिट के सामने रख दें, तो सेंट्रल वाली ब्राइट फ्रिंज नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। इसका मतलब कि अगर हम इस स्लिट को ऊपर रखेंगे तो वो ऊपर शिफ्ट करेगी, नीचे रखेंगे तो वो नीचे शिफ्ट कर जाएगी। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जब ये ग्लास स्लैब नहीं था तब हमारी फ्रिंज शिफ्ट कहां, मतलब सेंट्रल ब्राइट कहां बन रहा था, यहां बन रहा था। लेकिन अब हमने क्योंकि ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर दिया
तो हमारी सेंट्रल ब्राइट कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। तो सेंट्रल ब्राइट की जो शिफ्टिंग हुई है ना, हमको इसी को निकालना है। हम इसको कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। इफ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t, refractive index mu is inserted in front of any slit, the central bright fringe is shifted by x. shift of central bright fringe, central bright fringe की shift कितनी होती है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। x बराबर बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस 1t। इतने पार्ट को बोला जाता है पाथ डिफरेंस। आपको याद है मैंने बताया था कि जब दो वेव, जैसे मान लीजिए ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस मान लीजिए कितनी है, t है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है। इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस अगर आपको याद हो तो मैंने पाथ डिफरेंस आपको बताया था म्यू माइनस 1 होता है t। कितना होता है, म्यू माइनस 1t। द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रे नंबर 1 और ये रे नंबर 2। तो रे नंबर 1 और रे नंबर 2 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1t। तो यही वाला पार्ट, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स बोलते हैं। तो सेंट्रल ब्राइट कितनी शिफ्ट कर जाएगी, x बराबर बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस 1t, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x बराबर d अपॉन डी म्यू माइनस 1t। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बीटा बराबर आप जानते हैं लैम्डा d अपॉन स्मॉल d होता है। तो बीटा अपॉन लैम्डा अगर हम लोग करते हैं तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, d अपॉन स्मॉल d कर देंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। तो हमने बीटा अपॉन लैम्डा की जगह पे d अपॉन d कर दिया है। तो चाहे आप फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला ये यूज करिए, चाहे फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला ये यूज करिए, दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज। ये सेंट्रल ब्राइट की सिर्फ सेंट्रल ब्राइट की शिफ्टिंग नहीं है, ये फर्स्ट डार्क की भी शिफ्टिंग है, फर्स्ट ब्राइट की भी शिफ्टिंग है। मतलब nth ब्राइट फ्रिंज और nth डार्क फ्रिंज की भी शिफ्टिंग यही है। ठीक है, अगर सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग सारी ब्राइट फ्रिंज भी शिफ्ट हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग सारी डार्क फ्रिंज भी शिफ्ट हो जाएगी। अगर हम इस ग्लास स्लैब को यहां पे लगाते हैं, तो अगर इस ग्लास स्लैब को यहां के बजाय यहां लगा दें तो सारी फ्रिंजेस नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो देखिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की शिफ्टिंग का फॉर्मूला तो यही है, बट nth ब्राइट फ्रिंज कितना शिफ्ट कर गई। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ न्यू पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो nth ब्राइट फ्रिंज की ओल्ड पोजीशन क्या थी, जब कोई ग्लास स्लैब नहीं था, तो n लैम्डा d अपॉन d। देखिए न्यू पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज n d अपॉन d लैम्डा, ये तो पुरानी वाली कंडीशन थी जब कोई ग्लास स्लैब नहीं था। अब ग्लास स्लैब आ गया तो कितना शिफ्ट कर गया, म्यू माइनस 1t d बाई डी। दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ ब्राइट फ्रिंज की शिफ्टिंग, nth ब्राइट फ्रिंज की शिफ्टिंग। तो पुरानी पोजीशन तो यही थी, न्यू पोजीशन ये हो गई, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो न्यू पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला हो गया n d अपॉन d लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1t d बाई डी। इसी तरह से न्यू पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की भी न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी। देखिए चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, चाहे डार्क फ्रिंज हो और चाहे सेंट्रल ब्राइट हो, सबकी शिफ्टिंग इक्वल होगी। जितनी सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट करेगी उतनी nth ब्राइट शिफ्ट करेगी, उतनी nth डार्क शिफ्ट करेगी। तो न्यू पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज कितना हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 d बाई 2। दिस इज द ओल्ड पोजीशन, जब कोई ग्लास स्लैब नहीं था तब दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 d बाई डी। सी अब क्योंकि बीच में हमने ग्लास स्लैब लगा दिया तब कितनी शिफ्टिंग हो गई, म्यू माइनस 1t d बाई डी। सो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जितने भी पॉइंट्स आप नोट करते चले हैं, सारी पॉइंट्स को नोट करते चलिए, सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो यहाँ पे फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है उसकी एवरेज इंटेंसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देख लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज। अब चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, डार्क फ्रिंज हो, कोई भी फ्रिंज हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। हमको क्या करना है, एवरेज इंटेंसिटी निकालना है। तो एवरेज इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा I max प्लस I min डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। दिस इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस। बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए बाय डीएससी का ये तो पूरा हमारा अरेंजमेंट है। मान लीजिए सेंट्रल ब्राइट से लेकर, सेंट्रल ब्राइट ये आपका सेंटर में तो ब्राइट बनेगी। मान लीजिए इस पोजीशन पे आपको कोई ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो सेंट्रल से लेकर ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होती है ना, डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं L, इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेगमेंट बोलते हैं।
मान लीजिए एल बी द सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन वेयर इंटरफेरेंस पैटर्न इज टू बी ऑब्जर्व। मान लीजिए एल कोई सेगमेंट है स्क्रीन के ऊपर जहां पे इंटरफेरेंस का पैटर्न मिल रहा है। तो अगर मैं पूछूं बताइए एल की वैल्यू कितनी होगी, तो पोजीशन ऑफ एल अगर आपको याद हो तो बाई एन बराबर एन क्या होता था, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। कुछ याद आ रहा है क्या? बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट एल बराबर क्या हो जाएगा, एन बी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी क्या होता है, बीटा। तो ये हो गया एन ऑफ बीटा। तो याद रखिएगा एल बराबर आता है एन बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे एल को बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर सेगमेंट। बच्चे एन को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दैट सेगमेंट, उस सेगमेंट में नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। और बीटा को बोलते हैं फ्रिंज विद। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फ्रिंज विद बोलते हैं। बोलो क्लियर है? अब आप बताइए अगर हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दैट सेगमेंट, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस और फ्रिंज विद को अगर वैरी करें और अगर हम एल को कांस्टेंट रख दें तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इफ अगर मान लीजिए अगर सेगमेंट ऑन द स्क्रीन इज कांस्टेंट, अगर स्क्रीन पे सेगमेंट को हम क्या कर दें, कांस्टेंट रख दें, तब आपको क्या मिलेगा, एन बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मिलेगा फ्रेंड्स, एन बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से तीन फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं। पहला फॉर्मूला आपको मिल गया, दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। पहला एन बीटा बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब ये हो गया कि n1 बीटा 1 बराबर n2 बीटा 2। एक फॉर्मूला ये मिल गया, बोलिए है कि नहीं, कोई दिक्कत? अब फ्रिंज की चौड़ाई को अगर आप वैरी करेंगे ना तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी, वैरी करेंगी। अब यहां से आप एक चीज क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये डिक्रीज करा, अगर ये क्या हुआ, डिक्रीज किया, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर हम फ्रिंज की चौड़ाई को डिक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दैट सेगमेंट इंक्रीजेस। तो अगर आप उसको फील्ड ऑफ व्यू में, उस फील्ड ऑफ व्यू में अगर आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस को इंक्रीज करना है तब आपको फ्रिंज की चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और फ्रिंज की चौड़ाई को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्मॉल वेवलेंथ की लाइट को यूज करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहां से बोले कि अगर बीटा को हम जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे बीटा को इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारा डिक्रीज करेगा, बीटा को हम डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारा इंक्रीज करेगा उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट में या उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में। तो एक आपके सामने फॉर्मूला बन गया n1 बीटा 1 बराबर n2 बीटा 2। आपसे बोला जाता है उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट में मान लीजिए 50 फ्रिंजेस बन रही थी और हर एक फ्रिंज की चौड़ाई इतनी थी। अब फ्रिंज की चौड़ाई कम हो गई तो बताइए उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है यहाँ पे n बीटा। यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, n इंटू बीटा है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। बीटा बराबर क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। बोलिए क्लियर है क्या? अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पे बीटा की जगह पर ये टर्म अगर लिखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन सकता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, इफ। अब सुनिए इफ, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बीटा को वैरी करने के हमारे पास कितने रास्ते हैं? बीटा को वैरी करने के हमारे पास तीन रास्ते हैं। या तो हम लैम्डा को वैरी कर दें, डी को वैरी कर दें, स्मॉल डी को वैरी कर दें। यही तो रास्ता है ना भाई। बीटा को वैरी करने का क्या रास्ता है? यही रास्ता है। या तो पूरे ऑपरेटर्स को उठाकर हम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर में डाल दें। एक फॉर्मूला हमारे पास ऑप्शन यही है, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि अब कंडीशन मान लीजिए कि इफ अगर डी एंड स्मॉल डी इज कांस्टेंट, मतलब अगर दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है और हम वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, उस केस में हम कह सकते हैं कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तब देखिए आपको क्या मिलेगा, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। बोलिए है कि नहीं? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। तो बीटा की जगह पे क्या करना, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी कर देना। तो यहाँ पे क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी को हमने रखा है कांस्टेंट, तो यहाँ पे बीटा की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 हो जाएगा, और बीटा जो कि क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 हो जाएगा। तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। आपसे कहा जाएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट में हमने एक वेवलेंथ की लाइट यूज करी जिसमें हमें फील्ड ऑफ व्यू में इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिले। हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट को चेंज करके दूसरी लाइट यूज कर ली। तो बताइए जब दूसरी लाइट यूज करेंगे, कोई हाई वेवलेंथ की लाइट यूज कर ली या लो वेवलेंथ की लाइट यूज करी, बताइए उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में कितनी फ्रिंजेस मिलेंगी। आपने कैपिटल डी को सेम रखा है, आपने स्मॉल डी को सेम रखा है, तो याद रखिएगा n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 फॉर्मूला याद करिएगा। सेकंड, इफ
मान लीजिए लैम्डा और कैपिटल डी इज कांस्टेंट, अगर हम दोनों को रख दें कांस्टेंट, मतलब हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट को चेंज नहीं किया, हमने स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, हमने दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर दिया। अगर इस स्मॉल डी को अगर आप वेरी करेंगे तो देखिए आपको पता है फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्मॉल डी होगा। तब आप यहां पे क्या यूज कर देंगे, स्मॉल डी 1/d यूज कर देंगे। तब आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, n1d1 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू n2d2। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। आपसे ऐसे कहेगा कि दो सोर्स के बीच की डिस्टेंस, दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस इतनी थी, तब उस पर्टिकुलर फील्ड ओवर में इतनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल रही थी। हम दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज कर गए, हमने दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, और जैसे ही डिक्रीज करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेगी, उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में कितनी फ्रिंजेस मिलेंगी। तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस क्या कर पा रहे हैं कि n इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी है, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएगा। अगर हम d को क्या करेंगे, कम कर देंगे, और d को ज्यादा कर देंगे, मतलब इस स्मॉल डी को हम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज को यहाँ पे अच्छी तरह से आप ध्यान में रखिएगा। यहां से आपको क्या इंपॉर्टेंस मिलती है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ को डिक्रीज कर दें तो उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में हमारी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाती हैं। वहां से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब थर्ड केस क्या बनेगा, देखो थर्ड केस बनेगा इफ लैम्डा एंड स्मॉल डी इज कांस्टेंट। अगर लैम्डा और स्मॉल डी को क्या रख दें, कांस्टेंट कर दें, सॉरी स्मॉल डी को कांस्टेंट करेंगे। इस बार क्या हो रहा है ना, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हम वैरी करा रहे हैं, और आपको पता है बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी है, तो इस बीटा की जगह क्या कर देंगे, कैपिटल डी कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, n1 कैपिटल d1 इज इक्वल्स टू n2 कैपिटल d2। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ये मिल गया, इसका मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दें, पर्टिकुलर ध्यान रखिएगा, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दें तो पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में फ्रिंजेस क्या करती हैं, डिक्रीज कर जाती हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीज कर जाती हैं। फ्रिंज विड्थ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में डिक्रीज कर जाएगी। अगर आप क्या करोगे, अगर आप स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, कैपिटल डी स्मॉल डी को कांस्टेंट रखा, लैम्डा को वेरी कराया, फिर हमने लैम्डा कैपिटल डी को कांस्टेंट रखा, स्मॉल डी को वेरी कराया, फिर हमने लैम्डा स्मॉल डी को रखा कांस्टेंट और कैपिटल डी को वेरी कराया। सब एक दूसरे पे कैसे निर्भर कर रही है। यहाँ पे स्मॉल एन क्या बोलते हैं, स्मॉल एन तो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू, या फिर लाइन सेगमेंट, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रही हैं, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें नोट करिए, इसके बेस पे हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, और फिर आप देखिएगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्मॉल n बराबर हो जाएगा L अपॉन बीटा। आपसे कहा जाए एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर हमारे पास है लाइन सेगमेंट, जैसे हमारे पास बोला गया एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट है, कुछ भी वैल्यू दे दी गई और आपको दिया गया फ्रिंज की चौड़ाई। आपको पता है YDSC के एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की चौड़ाई कांस्टेंट होती है, तो अगर हम इस पोजीशन को, इस लाइन सेगमेंट को हम अगर बीटा से डिवाइड कर देंगे तो इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट में या इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं वो निकाल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छी तरह से नोट करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बने रहिए। तो देखिए अब फ्रेंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाती है कि एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज आपसे पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने देखने को मिल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपसे कहा गया कि मान लीजिए कि आपको पता है कि YDSC के एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस हम लोग निकालते थे, वो पाथ डिफरेंस क्या होता था, x इज इक्वल टू n लैम्डा, जब हमारा कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस हो रहा हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, है ना फ्रेंड्स। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हम पाथ डिफरेंस क्या निकालते थे, x इज इक्वल टू n लैम्डा निकालते थे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए, और एक चीज और आपको याद है कि हम इस पाथ डिफरेंस को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते थे, कैसे, x इज इक्वल टू d sin थीटा, आपको याद हो तो ये पाथ डिफरेंस कहां से आया, ये आया YDSC के एक्सपेरिमेंट से। YDSC के एक्सपेरिमेंट से पाथ डिफरेंस आता है x बराबर d sin थीटा। ये मैं आपको बता चुका हूं,
आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। तो देखिए ये जो पाथ है ना, यहाँ से जो लाइट वेव चल रही है और यहाँ से जो लाइट वेव चल रही है, जो एक्स्ट्रा पाथ है, इसी पाथ को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये जो एक्स्ट्रा पाथ है ना, इसी को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे डी क्या है, दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स के बीच की डिस्टेंस है, और कैपिटल डी क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, मतलब स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है, तो अगर हम दोनों को बराबर करें, देखिए हमको क्या मिलेगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी होनी चाहिए। इससे आप लगा दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए। अब आप सुनिए ध्यान से मेरी एक बात बताइए, जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं, मान लीजिए कि हमारे पास ये स्क्रीन है और यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, सेंट्रल ब्राइट बन रही है, फिर ये फर्स्ट डार्क बन रही है, फर्स्ट ब्राइट बन रही है, फर्स्ट डार्क बन रही है और फर्स्ट ब्राइट बन रही है। बोलिए क्लियर है? और ये हमारा सेंटर पार्ट है, जैसे ये वाला सेंटर पार्ट है ना, मैं सेंटर पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये हमारा सेंटर पार्ट है। और आपसे कहा जा रहा है कि ये सेंटर पार्ट में देखिए ये एंगल मान लीजिए कितना है हमारा, ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। बोलो क्लियर है? इसका मतलब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस पूरे विजन में, मतलब इस पूरे फील्ड ऑफ व्यू में नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है। तो इस पूरे फील्ड ऑफ व्यू में कितनी फ्रिंजेस है, आप खुद बताइए। अगर मैं इस पूरे फील्ड ऑफ व्यू में आपसे अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछूं तो आप कैसे बताएंगे? आप यहाँ पे एक चीज क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंज कितनी है, 1 2 3, डार्क फ्रिंज कितनी है, 2। तो एक बात नोटिस करिएगा, जो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगी ना, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, वो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज से एक ज्यादा होगी। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज से एक ज्यादा होगी, +1 करके इसको आप ऐड करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो YDSC के एक्सपेरिमेंट में इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू, इन अ फील्ड ऑफ व्यू में याद रखिएगा, जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे वो हमेशा डार्क फ्रिंजेस से एक ज्यादा होंगी। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में ब्राइट फ्रिंजेस कितनी होंगी, तो आप यहां से देखकर बता पा रहे हैं कि इस फील्ड ऑफ व्यू में कितनी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, 1 2 3। और मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस फील्ड ऑफ व्यू में कितनी डार्क फ्रिंजेस हैं, तो कितनी डार्क फ्रिंजेस होंगी, 1 2 डार्क फ्रिंजेस होंगी। तो ये बात आप बिल्कुल से अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। क्लियर है? अच्छा, अब आप सुनिए बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे n क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर n की बात करें, यहाँ पे n है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे n को क्या बोलेंगे, यहाँ पे n को बोलेंगे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। क्यों नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे x बराबर n लैम्डा लिया है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट फ्रिंज, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है। किसी तरह से आप यहाँ से n निकाल लीजिए। आपको क्या क्या पता होगा, आपको मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के बीच की डिस्टेंस पता है। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ गया कि आपके सामने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, आपके सामने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ आपको दिया गया है। मान लीजिए कितना है, 5500 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ मान लीजिए। और मान लीजिए आपके पास दो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन दी गई है, स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए आपको दी गई है 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर, 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर दी गई है। और आपसे कहा गया है कि ये कितना है, आप इस ऊपर वाले एंगल को आप अगर पॉजिटिव कंसीडर करिएगा तो इस नीचे वाले एंगल को क्या कंसीडर करिएगा, नेगेटिव कंसीडर करिएगा। तो यहां से अब आप एक काम करेंगे कि इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इस एंगल के लिए, इस वाले एंगल को यूज करिएगा। यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाल लीजिएगा। आपको थीटा की वैल्यू देगा, मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया गया, तो यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री रखना, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालना। अच्छा, इसी के सिमेट्रिक, मान लीजिए सेंटर से जितनी ब्राइट फ्रिंज ऊपर बनेगी उतनी ब्राइट फ्रिंज नीचे भी बनेगी। मान लीजिए आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखी, लैम्डा रखा, स्मॉल डी रखा, और यहाँ पे n बराबर आ गया मान लीजिए 2, मान लीजिए n बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो सेंट्रल से ऊपर अगर ब्राइट फ्रिंज, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज 2 है, तो सेंट्रल से नीचे भी क्या होगी, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज 2 होगी। तो आपके पास टोटल ब्राइट फ्रिंज कितनी होगी, टोटल ब्राइट फ्रिंजेस आप कैसे निकालेंगे, टोटल ब्राइट फ्रिंजेस। तो 2 ब्राइट फ्रिंज तो ऊपर बन रही है, 2 बन रही है नीचे, और 1 बन रही है सेंटर में। तो टोटल ब्राइट फ्रिंज कितनी हो जाएगी, 5 नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हो जाएगी, 5। और इसी में आपसे पूछ रहे बताइए टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज, टोटल नंबर ऑफ
डार्क फ्रिंज आपसे पूछ ले, तब आप कुछ नहीं करेंगे, जितनी ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में। तो यहाँ पे हमने जो एंगल यूज किया है साइन थीटा बराबर, तो हमने ये वाला एंगल यहां से हम यूज करेंगे, तो थीटा की वैल्यू देगा कि 30 डिग्री के एंगल पे, या आपसे बोलेगा बताइए 30 डिग्री के एंगल पे कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही हैं, तो 30 डिग्री से 30 डिग्री, ऊपर भी 30 डिग्री होगा, नीचे भी 30 डिग्री होगा, तो फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास यही है, यही हमारे पास क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है। तो इसी फील्ड ऑफ व्यू में आपसे नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछ लेगा, या तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछेगा या नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंगल देगा कि किस एंगल से लेकर किस एंगल के बीच में पूछ रहा है, जैसे -30 डिग्री से लेकर +30 डिग्री के बीच में, जैसे आपसे कहा जाए 30 डिग्री टू -30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री से -30 डिग्री का मतलब है कि +30 डिग्री ऊपर -30 डिग्री नीचे, मतलब +30 डिग्री ऊपर -30 डिग्री नीचे। भाई अगर आप इस बात को देखिए, ये वाला जो एंगल आप लेंगे, ऊपर जा रहे हैं ना, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तब आप किस में ले रहे हैं, प्लस में ले रहे हैं। जब आप नीचे जाएंगे तो उसको आप किस में लेंगे, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में हमने क्या ले लिया है, माइनस ले लिया है। तो +30 डिग्री से लेकर -30 डिग्री के बीच में इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू के एंगल में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करिएगा, sin थीटा बराबर n लैम्डा अपॉन p d, क्योंकि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछ रहा है तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करिएगा। अगर मान लीजिए आपसे डार्क फ्रिंज पूछे, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज पूछे, तो आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा, बस इसमें से एक माइनस कर दीजिएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है? तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, लेकिन आप इस चीज को नोट जरूर करिएगा, sin थीटा बराबर n लैम्डा अपॉन स्मॉल t, बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने, जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल करा के बताता हूं। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.320 मिलीमीटर अपार्ट, light of wavelength lambda 500 nanometer is incident on the slit. The total number of bright fringes that are observed in the angular range -30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, मतलब -30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। कहने का मेरा मतलब है, आप देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझिए कि ये आपके सामने क्या है, ये स्लिट है आपके सामने, और ये आपके सामने स्क्रीन है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक लाइट वेव यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, और इंसिडेंट होने के बाद मान लीजिए वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, और ये हमने एक पार्ट ले लिया है, लेट इट बी, कुछ भी ले लिया, और ये हमने एंगल ले लिया है, लेट इट बी थीटा, और इसी तरह से हमारे पास एक सेगमेंट है, इसका भी थीटा का भी एंगल का सेगमेंट है, और इस सेगमेंट दिया गया है आपको। मान लीजिए यहाँ पे लाइट वेव ऐसे ऐसे मिल रही है, लेट्स सपोज लाइट वेव मिल रही है, और यहाँ से हमने मान लिया लाइट वेव ऐसे 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 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफ्रेंस का पैटर्न हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न हो रहा है, इंटरफ्रेंस का पैटर्न हो रहा है। ठीक है, और इंटरफ्रेंस के पैटर्न में यहाँ से आपसे कह रहा है कि इतने सेगमेंट के बीच में, आप देखिए इतने सेगमेंट के बीच में आपसे क्या पूछा रहा है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, इसको आप फटाफट से बताइए। तो आपको मैंने बताया, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया कि आप इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। ब्राइट सेगमेंट, देखिए इस एंगल को आप किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, और इस एंगल को आप किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो आपके पास कौन सा सेगमेंट है, -30 डिग्री से लेकर +30 डिग्री, -30 डिग्री से लेकर +30 डिग्री के बीच के सेगमेंट में नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस पूछ रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी इससे पहले आपको क्या कंडीशन बताई थी, आपको बताई थी x लैम्डा इज इक्वल्स टू n sin थीटा, सॉरी n लैम्डा इज इक्वल्स टू d sin थीटा, ये बताया था मैंने। और यहां से आप निकाल लीजिए n बराबर हो जाएगा d sin थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये लैम्डा आपका कहां से आ गया, आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका क्या है, लैम्डा। तो मैं इस लैम्डा के लिए पहले निकालने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लैम्डा के लिए मैं निकालने वाला हूं। तो ये देखिए यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दी गई है। स्मॉल डी क्या होता है, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये गिवन है। कितनी है आपकी 0.32 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दीजिए, क्योंकि मिलीमीटर में। और साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना दे रहा है 30 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री भी ये निकाली, इसका सिमेट्री आप निकाल दीजिएगा, मतलब 30 डिग्री के एंगल पे, इस 30 डिग्री के एंगल पे आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इसका ये क्या है, सिमेट्री है ना, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। तो ऊपर निकाल लीजिए, नीचे सिमेट्री होगा, उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे।
तो बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 130 डिग्री हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास है लैम्डा, और लैम्डा कितना दिया गया है, लैम्डा दिया गया 500 नैनोमीटर है, तो उसको 10 टू पावर -9 में कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको आप सिंपलीफाई करिए, 0.32 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 टू द पावर -9। फ्रेंड्स इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको सिंपलीफाई करके हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे यहाँ पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपलीफाई दिस 320 कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 320 आ जाएगी नंबर ऑफ फ्रिंजेस। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल ब्राइट से ऊपर, सेंट्रल ब्राइट से ऊपर एक्सेप्ट सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट को मैंने काउंट नहीं किया, सेंट्रल ब्राइट से ऊपर इतने पार्ट में कितनी फ्रिंजेस बन रही है, 320, और 320 क्या बनेंगी, नीचे बनेंगी, ये नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हैं। तो टोटल ब्राइट फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे, 320 ऊपर 320 नीचे, और बीच में एक ऐड कर देंगे सेंट्रल ब्राइट को, तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी, 103, एक तो है आपका 320 जो कि सेंट्रल ब्राइट के ऊपर बन रही है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस 320 जो सेंट्रल ब्राइट के ऊपर है, उतनी ही सेंट्रल ब्राइट की नीचे होगी 320, और एक सेंटर, सेंटर में हमेशा ब्राइट बनती है, तो कितनी हो जाएगी 641, तो 641 नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस is obtained in the range of -30 डिग्री टू 30 डिग्री, -30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच के इतने फील्ड ऑफ व्यू में कितनी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, 641 ब्राइट फ्रिंजेस हैं। अब अगर आपको 641 ब्राइट फ्रिंजेस मिल गई हैं इतने फील्ड ऑफ व्यू में, तो आपसे पूछ सकता है बताइए इतने फील्ड ऑफ व्यू में नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज कितनी होगी, तो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज भी आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज बराबर नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज -1, एक इसमें से क्या कर दीजिए माइनस, सेंट्रल को अपन को माइनस करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी है 641, तो 641 -1 दैट इज 640, तो 640 क्या है, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज है, ये क्या है आपके पास फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज आपके पास आ गई है, तो बताइए नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज कितनी आ गई, 640 आ गई। मान लीजिए आपसे कहा जाए इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में टोटल कितनी फ्रिंजेस हैं, टोटल, ना आपसे ब्राइट पूछ रहा है ना आपसे डार्क पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बताइए टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन एंगुलर रेंज, एंगुलर रेंज कितना एंगुलर रेंज है, -30 डिग्री से बड़ा एंगल है और 30 डिग्री से छोटा है, तो इस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में और इतने एंगुलर रेंज में टोटल कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं, टोटल फ्रिंजेस का मतलब हो गया टोटल ब्राइट फ्रिंज टोटल डार्क फ्रिंज, तो टोटल ब्राइट फ्रिंज 641 टोटल डार्क फ्रिंज 640, दोनों को ऐड कर दीजिए 641 प्लस 640, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो गया 18, ये हो गया 1281, सो 1281 इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द पर्टिकुलर एंगुलर रेंज, और इतने फील्ड ऑफ व्यू में आपको इतनी टोटल फ्रिंजेस मिलेंगी, और इस टोटल फ्रिंजेस में ब्राइट फ्रिंज कितनी होगी 641 और डार्क फ्रिंज कितनी होगी 640 होगी। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड बता देता हूं और शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बता देता हूं, वो आप हमेशा याद रखिएगा, बट इस बात का ध्यान रखिएगा एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में, एक पर्टिकुलर एंगुलर रेंज में हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज हमेशा नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज से एक कम होगी, या यूं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज से एक ज्यादा होगी, ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक शॉर्ट ट्रिक मेथड, बने रहिए। चलिए फ्रेंड देखिए, जैसे कि आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने को आ जाए तो कैसे निकालेंगे। अब आप परेशान मत होइएगा कि कोई एंगुलर विद आपसे पूछा जाएगा या XYZ कुछ भी, अब आप कुछ सिर्फ इतना करिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इन अ फील्ड ऑफ व्यू, पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में आपको टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछा जाए, तो किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में आपको टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछा जाएगा, तो आप मान लीजिए उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में कितने नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है N1, तो कैसे निकालेंगे 2 इन ब्रैकेट d अपॉन लैम्डा, यहाँ पे स्मॉल d क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स, लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, +1 कर दिएगा, ये +1 कहां से आया, सेंट्रल पार्ट से आया, 2 क्यों किया, क्योंकि लैम्डा अपॉन d अपॉन लैम्डा इज द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑन अपर साइड एंड d अपॉन लैम्डा इज द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इन लोअर साइड, +1, इसलिए हम यहाँ पे क्या किया 2 किया, 2 क्यों किया, क्योंकि सेंट्रल के ऊपर जितनी ब्राइट फ्रिंज बनेगी सेंट्रल की नीचे उतनी ही ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इस वजह से हमने
ट्वाइस कर दिया है, डबल कर दिया है, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन लैम्डा प्लस 1, यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, दो कोरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस दी जाएगी और मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ दिया जाएगा और आपसे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ व्यू में पूछ लेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए उसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले जाए कि नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज इन अ सेम फील्ड ऑफ व्यू में कितना निकालेंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज है n2, तो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज कैसे निकालेंगे, 2 इन ब्रैकेट d अपॉन लैम्डा माइनस 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, d 2 मल्टीप्लाई बाय डी बाय लैम्डा माइनस 2 कर देंगे। हमने माइनस 1/2 क्यों किया, क्योंकि हमें एक माइनस भी करना है ना, तो हम 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, बोली है कि नहीं। तो आपको क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट से हम एक पार्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप यहां से सिर्फ ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाल लें उसमें से एक माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज आपको मिल जाएगी। तो मैंने शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने बता दिया है, इन दोनों फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब थर्ड पॉइंट देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अगर मान लीजिए वाईडीएससी के एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स से अगर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स निकल रही हैं, तब स्क्रीन पर इंटरफेरेंस का फिनोमेना नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इफ द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ देन नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कोई भी इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वाईडीएससी के एक्सपेरिमेंट में या इंटरफेरेंस के लिए मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स से दो कोहेरेंट वेव का निकालना जरूरी है और दोनों कोहेरेंट वेव की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। देखिए एम्पलीट्यूड सेम होगा तो फ्रिंज की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, बस और कोई बात नहीं है। बट फ्रिंज दोनों कोहेरेंट वेव का वेवलेंथ सेम होना चाहिए। अगर दोनों कोहेरेंट वेव का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तब इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि दो डिफरेंट लाइट सोर्स और दो सेम लाइट सोर्स, दो डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स और टू सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस वजह से कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर दोनों स्लिट से निकलने वाली वेवलेंथ अलग अलग होगी तब स्क्रीन पे इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब इंटरफेरेंस के पैटर्न के लिए दो वेव के वेवलेंथ सेम होना चाहिए। आई मीन दो कोहेरेंट वेव, जो कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली कोहेरेंट वेव हैं, दोनों का वेवलेंथ सेम होना अति आवश्यक है इंटरफेरेंस के पैटर्न के लिए। और इंटरफेरेंस के पैटर्न में फ्रिंजेस की विजिबिलिटी अच्छी हो, इसके लिए यह ज्यादा जरूरी है कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ मेनी कोहेरेंट वेव। जैसे कि आपने अभी दो कोहेरेंट वेव से निकलने दो कोहेरेंट वेव का सुपरपोजिशन देखा, तो आपने इसकी नेट मैक्सिमम इंटेंसिटी देखी। नेट मैक्सिमम इंटेंसिटी आपका फॉर्मूला देख लीजिए, Imax बराबर n स्क्वायर I नॉट। यहाँ पे I नॉट मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिंग वेव। जो दो वेव सुपरपोज कर रही है उस इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी है सबकी बराबर होगी। n होता है कितने कोहेरेंट सोर्स से वेव निकल रही है, कितने वेव सुपरपोज कर रही है। पहले हम लोग क्या करते थे कि दो वेव का सुपरपोजिशन कराते थे, तो जब दो वेव का सुपरपोजिशन करा देंगे तो यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो आपका बन जाएगा 4I नॉट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 4I नॉट मिलेगी। मान लीजिए आपसे कहा जाए तीन कोहेरेंट सोर्स है, फ्रेंड्स आपसे क्या दिया जाए, तीन कोहेरेंट सोर्स है। मान लीजिए वाईडीएससी के एक्सपेरिमेंट में आपसे कितने स्लिट्स कर दिए गए, 3 स्लिट्स कर दिए गए, ये 3 स्लिट बना दिए गए, 1 2 3 स्लिट बना दिए गए। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्टेन करना है अपने को। मान लीजिए किसी पॉइंट, अब यहाँ से वेव निकल रही है इस पॉइंट पर, यहाँ से वेव निकल रही है इस पॉइंट पर, और यहाँ से वेव निकल रही है इस पॉइंट पे निकल रही है। तीनों मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। कैसा कर रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। तो इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी Imax बराबर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। अब यहाँ पे n बराबर कितना होगा, 1 2 3। कितनी वेव सुपरपोज कर रही है, 3 वेव सुपरपोज कर रही है, तो यहाँ पे n बराबर 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9I नॉट। मतलब इंटेंसिटी पहले से बढ़ जाएगी। इसका मतलब इंटरफेरेंस के पैटर्न में फ्रिंजेस की इंटेंसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो नंबर ऑफ वेव का सुपरपोजिशन बढ़ा दीजिए, मतलब नंबर ऑफ सुपरपोजिंग वेव बढ़ा दीजिए। अगर नंबर ऑफ सुपरपोजिंग वेव बढ़ा देंगे तो इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। क्लियर फ्रेंड्स? और मिनिमम इंटेंसिटी तो 0 होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? अब देखिए इसके बाद एक लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। अगर मान लीजिए
इंटरफ्रेंस के पैटर्न में YDSC के एक्सपेरिमेंट में अगर इस वाली स्लिट को हम क्लोज कर दें और इस वाली स्लिट को हम क्लोज कर दें, तब क्या स्क्रीन पर इंटरफ्रेंस का पैटर्न होगा? कभी नहीं होगा। स्क्रीन पर इंटरफ्रेंस का पैटर्न कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दो सोर्स को बंद करने के बाद अगर आपने एक सोर्स को खोला है, तब तो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखने को जरूर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने के लिए दो वेव का सुपरपोजिशन होना जरूरी है। यहां से वेवलेट्स का सुपरपोजिशन अगर होगा तो वो डिफ्रैक्शन का पैटर्न दिखाई देगा। इंटरफेरेंस के पैटर्न के लिए वेव फ्रंट का सुपरपोजिशन करना जरूरी है। दो स्लिट से निकलने वाली वेव का सुपरपोजिशन करना अति आवश्यक है। तो दो स्लिट से जब तक कोहेरेंट वेव निकल के सुपरपोज नहीं करेंगी, इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक सिंगल स्लिट से निकलने वाली वेव कभी भी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस का पैटर्न शो नहीं करती। एक सिंगल स्लिट से निकलने वाली वेव स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन का पैटर्न जरूर शो करती है फ्रेंड्स। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही आपके सामने लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड द इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिसअपियर, टू कोहेरेंट सोर्सेस एंड कोहेरेंट वेव आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेरेंस। एटलीस्ट मिनिमम दो कोहेरेंट वेव चाहिए, दो कोहेरेंट सोर्स से निकले। एक कोहेरेंट सोर्स से एक कोहेरेंट वेव निकले, दूसरे कोहेरेंट सोर्स से एक दूसरी कोहेरेंट वेव निकले, तब जाकर वह सब सुपरपोज करेगी, तब इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्टेन होगा, ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस ऑब्टेन नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से नोट करते चलिए। मकसद आपको रटवाना नहीं है, मकसद आपको थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस भी क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। फटाफट से कॉपी करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की तरफ, गोल्डन पॉइंट्स की तरफ, जो आपसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट्स हैं। द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट से nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या है, या डिस्टेंस कितनी है? xn बराबर n d xn बराबर, देखिए यहाँ पे क्या गलती हो गई, लैम्डा कर दीजिए, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। और आपको पता है लैम्डा d अपॉन स्मॉल d मतलब होता है बीटा, मतलब फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ से n मल्टीप्लाई बाय बीटा। यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n को बोलेंगे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट से कितना निकल जाएगा? n मल्टीप्लाई बाय बीटा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n को बोलते हैं नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। और बीटा को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। द डिस्टेंस बिटवीन nth और mth ब्राइट फ्रिंज। बताइए, nth और mth ब्राइट फ्रिंज की आपसे डिस्टेंस पूछी जाए। जैसे आपसे कहा गया कि फ्रिंज की चौड़ाई आपको दी गई, फ्रिंज की विड्थ दी गई, और आपसे कहा जा रहा है कि 4th और 8th ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो 4th और 8th के बीच की ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मतलब nth और mth मतलब 4th ब्राइट फ्रिंज और 8th ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो 8 - 4, क्या करिए, 8 - 4 मल्टीप्लाई बाय फ्रिंज विड्थ, मतलब m - n मल्टीप्लाई बाय फ्रिंज विड्थ। तो जैसे मान लीजिए 4th ब्राइट फ्रिंज और 8th ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 8 को पहले लिखना, 4 को बाद में लिखना। तो 8 - 4 मल्टीप्लाई बाय फ्रिंज विड्थ, तो ये निकल जाएगा nth और mth ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। थर्ड देखिए, द डिस्टेंस ऑफ kth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से kth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होती है? xk बराबर 2k - 1/2 मल्टीप्लाई बाय फ्रिंज विड्थ। यहाँ पे k को बोलते हैं नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पे k को बोलेंगे नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज है। तो ये क्या है? डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा से। x के बराबर 2k - 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? द डिस्टेंस बिटवीन nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम kth डार्क फ्रिंज। बताइए, nth ब्राइट फ्रिंज की kth डार्क फ्रिंज से डिस्टेंस क्या होगी? तो बस आसान है, nth ब्राइट फ्रिंज की kth डार्क फ्रिंज से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप कुछ मत करिएगा, n - 2k - 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा। यहाँ पे n को बोलेंगे नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, k को बोलेंगे नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज। तो nth ब्राइट फ्रिंज और kth डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया, n - 2k - 1/2 मल्टीप्लाई बाय फ्रिंज विड्थ। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हमारा
इंटरफ्रेंस का पैटर्न और इंटरफ्रेंस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, वाईडीएससी का इंटरफ्रेंस खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, गोल्डन की पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाहर इंटरफ्रेंस में और कुछ भी नहीं आने वाला। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। लाइट के इंटरफ्रेंस पे बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस हम कोशिश करूंगा कि 10 से 12 या 15 क्वेश्चंस, कम से कम 15 क्वेश्चंस में हर फॉर्मेट के क्वेश्चंस में आपको करा दूं वाईडीएससी के एक्सपेरिमेंट में इंटरफ्रेंस के पैटर्न पे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म, और फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। देन उसके बाद आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस बताएंगे, न्यूटन रिंग इसका एग्जांपल बता देंगे। थिन फिल्म इंटरफेरेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूटन रिंग। पहले कॉन्सेप्ट हम आपको दे देंगे, फिर उसके बाद उसके में आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से सीरीज से हमारा ये लेक्चर चलता चला जाएगा और बहुत जल्दी हमारा वेव ऑप्टिक्स का पार्ट खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।